नमस्कार। आपका वामिक अकेडमी पर स्वागत है। आपका इस वीडियो के माध्यम से यानी फोर्थ वीडियो के माध्यम से आपका कंपनी अकाउंट्स वाला जो चैप्टर चल रहा है उसका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। यानी आपका फोर्थ नंबर का वीडियो है, यानी पार्ट डी है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। यानी लास्ट 3 क्लास से आपकी कंपनी अकाउंट्स के बारे में कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो इसमें जो टॉपिक है वो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स के बारे में बात करेंगे। फिर उसके अलावा नकद के अतिरिक्त जो प्रतिफल होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसका एंट्री देखेंगे और स्वेट इक्विटी अंशों के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। जो भी साथी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर अवश्य करें, ताकि आपको जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2026 के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको निःशुल्क इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। कंपनी अकाउंट्स में आपके जैसा कि बात कर चुके हैं कि 3 वीडियो या 3 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। इस क्लास के माध्यम से आपका यानी इस वीडियो के माध्यम से फोर्थ नंबर की क्लास स्टार्ट करेंगे। प्रीमियम आपका कंप्लीट हो चुका था और डिस्काउंट वाला चल रहा है आपका, यानी अंशों का बट्टे पर निर्गमन वाला टॉपिक चल रहा है, जिसमें इसका मीनिंग देख चुके थे लास्ट थर्ड वीडियो देखना जिसमें मीनिंग देख चुके थे। बट्टे पर निर्गमन की कौन कौन सी कंडीशन होती है उसके बारे में देख चुके थे। अंशों के निर्गमन पर बट्टे का चिट्ठे में किस प्रकार से निरूपण किया जाता है उसके बारे में बात हो चुकी है। और अंशों के बट्टे पर निर्गमन पर लेके किस प्रकार से किए जाते हैं, अगर एक लमसम पेमेंट करना हो या इंस्टॉलमेंट में करना हो तो किस प्रकार से लेके किया जाते हैं उसके बारे में लास्ट थर्ड क्लास में देख चुके हैं। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से अध्ययन करेंगे, यानी एंट्री भी देख चुके थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से जो अंशों का बट्टे पर निर्गमन किया जाता है वो किस प्रकार से किया जाता है वो देखते हैं। यानी अल्का लिमिटेड की अधिकृत पूंजी यानी इसकी जो ऑथराइज कैपिटल है कितनी है, 50 लाख। प्रश्न को अच्छी तरह से आपको देखना है। तो अल्का लिमिटेड की अधिकृत पूंजी 50 लाख रुपया थी, जो 100 रुपये वाले 50,000 समता अंशों में विभाजित थी, यानी एक अंश 100 रुपये का था। इन अंशों में 30 लाख रुपए के समता अंश वर्ष 2000 में जनता में निर्गमित किए कर दिए गए थे। वर्ष 6 में 20,000 कौन 20,000, अब यहाँ से स्टार्ट कर देखना आपको। 20,000 समता अंश यानी इक्विटी अंश जनता में 5% बट्टे पे कितना, यानी 100 रुपये के थे 5% बट्टे पे माइनस कर देंगे तो 95 रुपये अंश जारी किए गए थे। ठीक है, यानी 5% बट्टे पर इनको अभिधान के लिए प्रस्तुत किया गया था। राशि इस प्रकार थी, किस प्रकार से थी, यानी एप्लीकेशन पर 40 रुपये मांगा गया था, यानी आवेदन पर 40 रुपये था, आवंटन पर 30 रुपया था, और शेष जो रिमेनिंग राशि है वो प्रथम मांग पर थी। शेष रिमेनिंग राशि कितनी हो जाएगी, 40 से 30 70, और 95 में से 70 माइनस कर देंगे तो 25 रुपया, यानी 25 रुपया आपकी प्रथम मांग पर थी। नेक्स्ट इसमें 19,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं, कितने के लिए, 20,000 आमंत्रित किए थे, लेकिन 19,000 लोगों ने इसको परचेज किया है, किनको, अंशों को तो क्रय किया है। तो 19,000 अंशों के लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने बट्टे पर निर्गमन यानी बट्टे पर निर्गमन की सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति कर ली है। एक अंशधारी है, कौन है, नितेश, जिसके पास 500 अंश है। कितने अंश है उसके पास में, 500 अंशों का धारक है। से आवंटन एवं प्रथम मांग राशि प्राप्त नहीं हुई, यानी उससे आवंटन की एवं प्रथम मांग की राशि प्राप्त नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन की राशि प्राप्त होती है। शेष सभी धन राशियां देय तिथियों पर प्राप्त हो गई थी। वर्ष में कंपनी ने कितने रुपए का लाभ कमाया, यानी 25,000 रुपए का लाभ कमाया था। इसने वर्ष के लाभों में से, यानी जो 25,000 वर्ष के लाभ है, प्रॉफिट्स है, उनमें से 5,000 रुपए का जो राशि है उसका डिस्काउंट को राइट ऑफ करने, भट्टे की राशि को अपलिखित करने हेतु इसका प्रयोग किया जाएगा। जनरल प्रविष्टियां देना है और कंपनी के चिट्ठे में मदों को प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो प्रश्न देख चुके हैं, अब इसका सोल्यूशन करते हैं। अब जनरल एंट्री देखें यहाँ पे, तो पहले एंट्री करेंगे, यानी एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड की एंट्री कर लेते हैं यहाँ पे। तो एप्लीकेशन यानी 19,000 लोगों ने कितने ने क्रय किया था, 19,000 लोगों ने अंश क्रय किए हैं। और एप्लीकेशन में कितना रुपये मांगा जा रहा है, कितना मांगा जा रहा है, 40 रुपया, तो 7,60,000 रुपये कितना हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन पर 7,60,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा, प्राप्त हो जाएंगे।
फिर नेक्स्ट है, इस राशि को ट्रांसफर कर देंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट में, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7,60,000 रुपये को शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ये एंट्री हो चुकी है। नेक्स्ट देखें, फिर होगा आपका अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे और डिस्काउंट का एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे डिस्काउंट भी जारी कर रहे हैं। अगर सिक्योरिटीज प्रीमियम होता तो उसको क्रेडिट कर देते, और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स है तो इसको डेबिट कर देंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, क्या है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है। अब अलॉटमेंट में कितना रुपये मांगा जा रहा है, 19,000 शेयर हैं और 30 रुपये किसे मांगा जा रहा है अलॉटमेंट पे, तो 5,70,000 रुपये तो अलॉटमेंट राशि ड्यू हो जाएगी, जो ऊपर आ चुकी है, यानी अलॉट से इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अब डिस्काउंट और इश्यू ऑफ शेयर्स है, तो अब इसमें से जो डिस्काउंट दिया जा रहा है कितना है, 5% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो 19,000 इंटू 5 कर देंगे तो आपका जो राशि आ जाएगी 95,000 रुपये का यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। कितने का दिया जा रहा है, 95,000 का डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो ये डेबिट हो जाएगा और टोटल राशि हो जाएगी टू इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगी 6,65,000 रुपये। कितना हो जाएगा, 6,65,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बात करें तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट है, यानी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अक्सर 5 शेयर। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट में कितना रुपये प्राप्त होना चाहिए कंपनी को, 5,70,000 रुपया। तो एक अभ्यर्थी है, कौन है, जिसके पास 500 का वो धारक था और 30 रुपये अलॉटमेंट में मांगे जा रहे हैं, तो उसने कितने रुपए नहीं चुकाए अलॉटमेंट पर, 15,000 रुपये का उसने भुगतान नहीं किया। कितने का नहीं किया, 15,000 रुपये भुगतान नहीं किया है। 5,70,000 में से 15,000 माइनस कर देंगे तो आपके 5,55,000 रुपया प्राप्त हो जाएंगे, किसका, अलॉटमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़े। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल है, यानी बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू है। अब फर्स्ट कॉल मनी के बारे में बात करें तो 40 रुपया आपका एप्लीकेशन पे था, 30 रुपया आउंटन पे था, और बाकी कितना रह गया, 95 में से 70 माइनस कर देंगे तो आपका 25 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे हो जाएगा। तो 19,000 इंटू आपका 25 करेंगे तो ये राशि आ जाएगी आपकी 4,75,000 रुपये। कितनी हो जाएगी, 4,75,000 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का ड्यू हो जाएगा। अब इस राशि को प्राप्त करना है अपन को, बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हो जाएगा। अब इसमें से एक व्यक्ति है नीतीश, जिसके पास 500 अंशों का धारक है और वो क्या नहीं करता है, यानी फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं करता है। किसका भुगतान नहीं करता है, फर्स्ट कॉल का भुगतान नहीं करता है। 500 इंटू 25 कर देंगे तो यहाँ पे आपकी जो राशि हो जाएगी 12,500 रुपया, यानी वो 12,500 रुपये का भुगतान नहीं करता है। और राशि कितनी प्राप्त होनी चाहिए थी, 4,75,000 प्राप्त होनी चाहिए थी, लेकिन 12,500 का पेमेंट नहीं कर रहा है, तो 4,62,000 रुपये की राशि यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, यानी 4,62,000 रुपये की राशि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की प्राप्त हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करें, अब इसमें कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रश्न में दे रखा था, यानी 25,000 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। और टोटल जो डिस्काउंट दिया गया है वो 95,000 का दिया गया है। कितने का दिया गया है, 95,000 का दिया गया है। अब जिसमें से कह रहे हैं कि जो लाभ है कंपनी के 25,000 में से 5,000 रुपये का आप डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स का राइट ऑफ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। अब यहाँ 5,000 रुपये राइट ऑफ करेंगे तो स्वाभाविक है कंपनी के लिए एक तरह से लॉसेज है। क्या है, कंपनी के लॉसेज है, लॉसेज को डेबिट करेंगे तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर से कितने से 5,000 रुपये यहाँ पे राइट ऑफ हो चुका है। अब इसकी बैलेंस शीट तैयार करते हैं, ये तो आपकी एंट्रीज हो चुकी है। अब पहले इसका बैलेंस शीट तैयार करेंगे। अब पहले आज शेयर कैपिटल में ऑथराइज कैपिटल है तो ये 50 लाख की आ गई, फिर इशूड कैपिटल है 49 लाख का आ गया। ठीक है, तो इसमें से जो ये राशियाँ हैं इशूड कैपिटल और आपका ऑथराइज कैपिटल है, उसका कभी भी चिट्ठे के योग में इनको शामिल नहीं किया जाता इस राशि को। ठीक है, जब आपको विशेष ध्यान रखना है। अब पेड अप कैपिटल देखते हैं यहाँ पे, तो 49,000 रुपये का अंश जारी किए थे, 30,000 पहले जारी कर दिए थे, 19 बाद में किए थे, और एक 100 रुपये का था। तो टोटल राशि कितनी होनी चाहिए, पेड अप में प्रदत्त पूंजी 49 लाख होनी चाहिए, जिसमें से कॉल्शन एरियस कॉल्शन बकाया है एक तरीके से। कौन सी है, एक तो 500 रुपया तो अलॉटमेंट पर नीतीश ने नहीं दिया, और उसके अलावा 500 अंशों का उधारक है, 500 रुपया अलॉटमेंट में नहीं चुकाता है और 500 रुपया वो फर्स्ट कॉल पर नहीं चुकाता है। तो इस कारण से 15 और 12,500 कितना हो गया, 27,500 रुपये का भुगतान नहीं किया गया है। तो इस कारण से जो एक्चुअल राशि प्राप्त हुई है पेडअप की वो 48,72,500 रुपये की यहाँ पे प्राप्त हुई है। कितनी हुई है, 27,500 बाकी है, 48,72,500 रुपये प्राप्त हुए हैं। और रिजर्व एंड सरप्लस के बारे में बात करें, जैसे कि रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं जो भी होते हैं उसको लाइबिलिटी साइड में शो किया जाता है। प्रॉफिट जो कंपनी ने लाभ कमाया था 25,000 रुपये का वित्तीय वर्ष में लाभ कमाया था, लेकिन 5,000 रुपये को राइट ऑफ कर दिया गया है डिस्काउंट और इश्यू शेयर के रिगार्डिंग। यहाँ पे जो राशि शेष रह जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20,000 रुपये शेष रह जाएगी। तो टोटल जो लाइबिलिटीज आ जाएगी लाइबिलिटी साइड में योग हो जाएगा 48 लाख, यानी योग सिर्फ और सिर्फ किसका करना है, इसका होगा और इसका होगा। यहाँ पे आपके ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल का कभी भी योग नहीं किया जाता है। तो 48 लाख
92,500 रुपये का यहाँ पे टोटल आ चुका है। अब एसेट साइड में जो डिस्काउंट ऑफ इश्यूड शेयर से होता है उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में उसका निरूपण किया जाता है। तो डिस्काउंट और इश्यूड शेयर से 95,000 रुपये का यहाँ पे एक तरह डिस्काउंट दिया गया था, लेकिन 5,000 रुपये का राइट ऑफ किया जा चुका है, 90,000 रुपये शेष रह चुके हैं। इसके अलावा कैसेट बैंक के बारे में बात करें, यहाँ पे किसके बारे में बात करें तो कैसेट बैंक की जो एंट्री किस प्रकार से आई है, जो भी एप्लीकेशन पे पैसा प्राप्त हुआ, अलॉटमेंट पे हुआ है, फर्स्ट कॉल पे जो भी राशि प्राप्त हुई है, तो टोटल ये राशि 17,77,500 प्राप्त हुई है 19,000 शेयर को जारी करने के बाद में। और जो इसका बैलेंस शीट निकालेंगे यानी इनका टोटल करने के बाद में जो राशि है 90 और 17,77,500 को जोड़ेंगे, उसमें माइनस कर देंगे 48,92,500 में से, तो रिमेनिंग जो राशि आ जाएगी वो एक तरीके से सन्ड्री असेट्स हो जाएगी। क्या आ जाएगी? सन्ड्री असेट्स आ जाएगी, एंड बैलेंस फिगर के रूप में आई है। तो सन्ड्री असेट्स कितनी आ गई? 30,25,000 रुपये की राशि यहाँ पे आ गई। तो दोनों पक्षों का असेट्स और लायबिलिटी साइड का योग यहाँ पे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो चुका आपका। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यानी आपका डिस्काउंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं। अब बात करेंगे और सब्सक्रिप्शन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? और सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि नाम से प्रतीत है और सब्सक्रिप्शन, तो अब इस संबंध में क्या क्या प्रोविजन बना रखे हैं कंपनी के द्वारा। और सब्सक्रिप्शन का पहले मीनिंग देखें तो और सब्सक्रिप्शन का मीनिंग ये होता है कि जैसे कोई रेपुटेड कंपनी होती है, जिसकी प्रतिष्ठित कंपनी होती है, जैसे रिलायंस को मान लें, टाटा को मान लें, एक्सेट्रा, जो भी फेमस कंपनी जो होती है, एमएनसी जो होती है, तो अगर वो कोई भी आईपीओ निकालती है, कोई शेयर जनता में जारी करती है, तो उसमें काफ़ी लोग पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी लोग शेयरों को परचेज करते हैं। लेकिन जैसे मान के चलो 50,000 अंश जारी किए और आवेदन आ गए 2 लाख के, 5 लाख के, 10 लाख के, कितने के आ सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी आवेदनों के ऊपर जो भी राशि आई है, 50,000 से ऊपर जितने भी आवेदक आए हैं, वो एक तरह से और सब्सक्रिप्शन और उनको अधिविधान कहा जाता है। अब इस संबंध में डायरेक्टर से जो संचालक होते हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या क्रिएट हो जाती है कि किन आवेदकों को रिजेक्ट किया जाए, किन को शेयर जारी किया जाए। तो इस संबंध में कंपनी लॉ में स्पष्ट प्रावधान कर रखा है कि प्रो रेटा यानी आनुपातिक सिद्धांत के रूप में इनको शेयरों का अलॉटमेंट करना चाहिए। जैसे मान के चलो कंपनी ने शेयर कितने जारी किए? 50,000, और आवेदन आ गए यहाँ पे 2 लाख के। अब इस संबंध में जो रेशियो निकालेंगे 1:4 आ जाएगा, यानी ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने 4 आवेदन किए हैं तो उन अभ्यर्थियों को यहाँ पे 1 शेयर का अलॉटमेंट कर दिया जाएगा। इस प्रकार से रेशियो निकाला जाता है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जब आर्थिक दृष्टि से मजबूत एवं अच्छे प्रबंध वाली कंपनी अपने अंशों को जनता में निर्गमित करने के लिए प्रविवरण जारी करती है तथा निर्गमित अंशों से अधिक के अंश क्रय करने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, ऐसी स्थिति को अधिअभिधान या अत्यधिक अभिधान और सब्सक्रिप्शन कहा जाता है, जैसे एक बात हो चुकी है। नेक्स्ट है, संचालक मंडल प्रविवरण में वर्णित प्रस्तावित अंशों से अधिक का बंटन नहीं कर सकते हैं। जो प्रस्तावित प्रोस्पेक्ट में जो भी विवरण दिया जाता है, जैसे 50,000 का विवरण दिया गया है, 50,000 अंश क्रय करने जनता को, तो उससे ज्यादा कभी भी संचालकों को पावर नहीं होता है कि इनका अलॉटमेंट कर सकते हैं। इसलिए संचालकों द्वारा किया जाने वाला बंटन कार्य कठिन हो जाता है। तो अब अभी अभिधान काउंटर की प्रक्रिया किस प्रकार से अपनाई जाती है? तो संचालक, हालांकि मैं बता चुका हूं, वो ये यहाँ पे मैंने ब्रीफ में बताया है और यहाँ डिटेल से देखेंगे। संचालक निर्गमित अंशों की संख्या तक आवेदन पत्रों को स्वीकार कर ले तथा अपेक्षित संख्या से अधिक आए आवेदन पत्रों को पूर्णतः स्वीकार कर दे। अस्वीकृत किए जाने वाले आवेदन पत्रों की राशि खेत पत्र यानी लेटर्स ऑफ रिग्रेट के साथ लौटा दी जाए, ऐसी दिशा में पुष्टि की जाती है। तो अस्वीकृत आवेदकों को प्रार्थना पत्र की राशि वापस लौटा दी जाती है। जिनको अगर रिजेक्टेड कर दिया जाता है उन अभ्यर्थियों को स्वाभाविक राशि लौटाना अनिवार्य होता है। अब राशि लौटाने की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट एंड बिंग रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा है, यानी संचालक पक्षपात से बचने के लिए, नेपोटिज्म सिस्टम से बचने के लिए, पक्षपात से बचने के लिए अत्यधिक अंशों के लिए आवेदन पत्र आने पर यथानुपात या आनुपातिक प्रोरेटा, यथानुपात या आनुपातिक प्रोरेटा सिद्धांत के आधार पर आवंटन कर सकते हैं। यथानुपात से तात्पर्य आवंटन करने वाले अंशों की संख्या और उन अंशों की संख्या जिसके लिए आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं के अनुपात से होता है। जैसे 2,000 अंशों को कंपनी निर्गमित करना चाहती है, जबकि 8,000 अंश क्रय करने आवेदन पत्र आ चुके हैं, तो एक तरीके से जो रेशियो ऊपर देखा था 1:4 ऐसे हो जाएगा। एंड रेशियो कुछ भी हो सकता है। तो ऐसी दशा में 4 अंशों के लिए आवेदन करने वाले एक प्रार्थी को 1 अंश का आवंटन किया जाएगा। आवेदन पत्र प्राप्त अतिरिक्त राशि लौटा ही नहीं जाता। अब इसमें क्या होता है, जैसे 2,000 अंशों को जारी किया गया है, 8,000 आवेदन आ चुके हैं, और जो रेशियो होगा 1:4 हो जाएगा। अब जिन अभ्यर्थियों ने 4 आवेदन लगाए हैं उनको 1 शेयर मिलेगा। ठीक है, अब इस संबंध में जैसे 3 शेयरों की एक्स्ट्रा जो राशि प्राप्त हो चुकी है, तो इस संबंध में कभी कभार कंपनी द्वारा इस राशि को लौटाया नहीं जाता है, क्योंकि आगामी जो भी 1 शेयर इसको लौट किया गया है, तो उसकी जो उसके अलॉटमेंट है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है या फाइनल कॉल एक्सेट्रा जो भी कॉल्स है,
उनका पेमेंट करने हेतु इस राशि को रोका जा सकता है, यानी उसका इन फ्यूचर में एडजस्टमेंट कर दिया जाता है। और इसके अलावा जो रिमेनिंग राशि होती है उसको रिटर्न कर दिया जाता है, किसको, शेयर होल्डर को। आवेदन पत्र प्राप्त अतिरिक्त राशि लौटाई नहीं जाती है, बल्कि आवंटन राशि के लिए समायोजित कर ली जाती है। यदि आवंटन राशि समायोजित करने के बाद भी राशि शेष रह जाती है तो उसे लौटा देना चाहिए। यदि प्रश्न में, अब यहाँ ध्यान रखना आपको, यदि प्रश्न में स्पष्ट सूचना हो तो ही इस राशि का प्रयोग आगामी मांगों के लिए किया जा सकता है, अन्यथा इस राशि को लौटाने की एंट्री होनी चाहिए। अब इसमें जनरल एंट्री किस प्रकार से होगी, तो यदि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि पूरी आवंटन राशि समायोजित हो जाती है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी, यानी एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट है। नेक्स्ट है, यदि आवेदन पर प्राप्त अतिरिक्त राशि में आवंटन राशि समायोजित करने के बाद भी राशि अगर शेष रह जाती है, बैलेंस से रह जाता है, तो उसमें एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक अकाउंट। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑफ अमाउंट रिटर्न, जो भी राशि शेष उसको रिटर्न कर दिया जाएगा, और जो भी एक्सेस है एक्सेस को रिटर्न कर दिया जाएगा, और जो एडजस्टेड है उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। यदि आवंटन राशि समायोजित करने के बाद शेष राशि आगे की मांगों में समायोजित करने का स्पष्ट निर्देश प्राप्त होता है, आवंटन करने के बाद में जो भी फर्स्ट कॉल है, सेकंड या फाइनल कॉल है, तो उसके स्पष्ट निर्देश हो कि जो भी राशि है उसका आगामी मांगों में समायोजन कर दिया जाए, तो उसमें एंट्री हो गया कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस टू बैंक अकाउंट। इस प्रकार से आपकी एंट्री हो जाएगी। अब इसका प्रैक्टिकल देखेंगे जब आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट है, कभी कभी संचालक कुछ आवेदकों को उनके द्वारा आवेदित पूरी अंश आवंटित कर देते हैं, कुछ को आंशिक रूप से आवंटन तथा शेष को बिल्कुल ही अस्वीकार कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जिन आवेदकों को अंश आवंटित नहीं किए जाते हैं उन आवेदन राशि लौटा दी जाती है। जब आवेदकों को कई श्रेणियों में बांटा जाता है तो नीचे लिखा गया विवरण आवेदन राशि के समायोजन के लिए बना लेना चाहिए। तो इसमें 3 सिचुएशन होती है, एक तो वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं, या फिर वो अनुपातिक रूप से कर सकते हैं, या फिर विशेष श्रेणी के जो अंश होते हैं इनकी श्रेणियों में डिवाइडेड करके इनको शेयरों का अलॉटमेंट किया जाता है। श्रेणी आ जाएगी, आवेदन अंश आ जाएंगे, आवंटित अंश आ जाएंगे, प्राप्त आवेदन राशि का समायोजन करेंगे तो अंश पूंजी में करेंगे, आवंटन में करेंगे, अग्रिम फर्स्ट सेकंड कॉल और वापसी कितनी करें, इस प्रकार से सारणी कंपनी द्वारा तैयार कर ली जाती है। अब इसको एग्जाम्पल से समझेंगे जब आपके समझ में आएगा। उदाहरण नंबर 9 देखते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो आपको आपका जो कंपनी अकाउंट्स है वो काफी हद तक आपका कवर हो जाएगा इसमें। देखो पूर्णिमा लिमिटेड का पंजीयन 5 लाख रुपए की अधिकृत पूंजी से हुआ था, जो 10 रुपए वाले 50,000 संतांशों में विभाजित थी। कंपनी ने सभी अंश जनता में क्रय हेतु 12 रुपए प्रति अंश के हिसाब से, कितने 10 रुपए का था, 12 रुपए एक तरह की बात करें, 2 रुपए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका प्रीमियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्रीमियम हो जाएगा। 12 रुपए प्रति अंश के हिसाब से प्रस्तावित किए थे, जो निम्न प्रकार दे थे। पहले एप्लीकेशन के साथ 4 रुपए थे, अब ध्यान रखना है एप्लीकेशन के साथ कितना था, 4 रुपए था। बंटन पे कितना था आपका, 4 रुपए था प्रीमियम सहित। अब इसमें प्रीमियम नहीं बता रहेगा कितना है, तो आपको दिमाग लगाना है, एक बेसिक व्यक्ति भी दिमाग लगा सकता है, अभी देखेंगे इसको। और प्रथम मांग पर 2 रुपया और द्वितीय मांग पर 2 रुपया, ठीक है। तो 10 रुपए का अंश है, तो 4 रुपये एप्लीकेशन आ गया, प्रथम मांग पर 2 है और द्वितीय पर 2 है, 4 4 8 हो गए। और आपका फिर बंटन पर 4 रुपया है, तो इसमें स्वाभाविक है 12 हो गए, 2 रुपया आपका प्रीमियम हो जाएगा। तो बंटन पर अलॉटमेंट की जो राशि कितनी हो जाएगी, 2 रुपया अलॉटमेंट पे मांगा जा रहा है, इंक्लूडिंग यानी अलॉटमेंट में 4 रुपये मांगा जा रहा है, जिसमें 2 रुपये तो आपके अलॉटमेंट के होंगे और 2 रुपये आपके प्रीमियम की राशि यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये राशि आपको देखिए। नेक्स्ट है 1,30,000, ये इंपोर्टेंट है, यानी 1,30,000 अंशों को खरीदने के लिए प्रार्थना पत्र आए हैं। संचालकों ने निम्न प्रकार से बंटन किया है, यानी अंश जारी कितने करने हैं, सिर्फ 50,000 जारी करने हैं। और सब्सक्रिप्शन हो चुका है, कितने का हो चुका है, 1,30,000 का, यानी 80,000 ज्यादा आवेदक आ चुके हैं। अब इसका किस प्रकार समायोजन किया जाएगा, प्रश्न में दे रखा है। फर्स्ट तो है कि 5,000 अंशों के प्रार्थियों को बंटन के लिए मना कर दिया गया है तथा उनको आवेदन राशि लौटा दी गई है। यानी किनको, यानी 5,000 अंशों के प्रार्थियों को तो बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया गया है, और उनकी आवेदन राशि जो भी है, यानी 5,000 × 4 कर देंगे तो आपका जो ये एप्लीकेशन की मनी की राशि आ रही है वो राशि यहाँ पे लौटा दी जाएगी। नेक्स्ट है, शेष प्रार्थियों को यथानुपात अंशों का बंटन कर दिया गया है, यानी यथानुपात यहाँ पे बंटन कर दिया गया है। एक अंशधारी अभिषेक, जिसके पास एक अंशधारी कौन है, अभिषेक, जिसके पास 200 अंश थे। आवेदन राशि के अतिरिक्त कोई राशि का वो भुगतान नहीं करता, सिर्फ एप्लीकेशन मनी चुकाता है। कौन, अभिषेक नाम का व्यक्ति है। दूसरा अंशधारी है आपका आशीष है। आशीष के पास कितने अंश थे, 300 अंश थे। सिर्फ वो द्वितीय मांग का भुगतान नहीं किया, यानी उसने एप्लीकेशन का कर दिया है, सॉरी एप्लीकेशन का स्वाभाविक होता है, खैर अलॉटमेंट का कर दिया, फर्स्ट कॉल का कर दिया, ठीक है, और सेकंड कॉल का इसलिए भुगतान नहीं किया है। उक्त व्यवहारों के संबंध में कंपनी की पुस्तकों में जनरल प्रविष्टा दीजिए तथा रोकड़ भई
कैशबुक बनाना है, आवेदन में प्राप्त अधिक राशि को अंशों के मूल्य की सीमा तक रोका जा सकता है, अंशों की सीमा के मूल्य तक इनको रोका जा सकता है, यानी इनका समायोजन किया जा सकता है। अब देखते हैं इसको। फर्स्टली एंट्री करेंगे अपन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल है एंड एक तरह से कैपिटल अकाउंट में राशि को ट्रांसफर कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन का यानी 50 अंश कितने हैं, 50,000 है और 40 रुपये एप्लीकेशन में मांगा जा रहा है, तो कितना राशि हो जाएगी, यानी 2 लाख रुपया एप्लीकेशन की राशि हो जाएगी। तो इस पर ट्रांसफर कर देंगे इसमें इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट आपका अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करेंगे, किसकी करेंगे, यानी बिंग अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू इंक्लूडिंग प्रीमियम के बारे में बात करेंगे। तो अलॉटमेंट में तो कितना आपका, यानी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम है 2 रुपया और प्रीमियम का कितना आपका इसमें 2 रुपया, तो टोटल 4 रुपये लेना है। तो 50,000 इंटू कितने कर देंगे 4, तो कितना कितना रुपया लेना है, 2 लाख रुपये यहाँ पे आ जाएगा। अब 2 लाख रुपये आएगा तो ये 2 तो डेबिट हो जाएगा और आपका 1 लाख रुपये इक्विटी शेयर कैपिटल में चल जाएगा और 1 लाख रुपये आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम का हो जाएगा। तो एंट्री होगी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम है, यानी 1 लाख रुपये ये इस प्रकार से राशि आपकी आ चुकी है। नेक्स्ट आगे बात करें, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट ये चीज है, यानी नेक्स्ट क्या है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू कॉल्स इन एडवांस। अब जो एक तरीके से यहाँ पे राशि की यानी अब राशि कितनी प्राप्त हो चुकी है, यानी अब के अंश कितने जारी करने थे 50,000, आवेदन कितने के आगे 1,30,000 के, 5,000 को तो आपसे लौटा दिया, प्रथम दर का 1,25,000 रुपया है, कितना है 1,25,000 रुपया यहाँ पे, यानी सॉरी 1,25,000 अंशों की राशि यहाँ पे प्राप्त हो चुकी है। अब एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो एप्लीकेशन पर अगर इनका समायोजन करते हैं तो कितनी राशि होनी चाहिए, 1,25,000 इंटू 4 करेंगे तो 2.5 यानी टोटल 5 लाख रुपया कंपनी को ऑलरेडी प्राप्त हो चुका है। कितना हो चुका है, 5 लाख रुपया प्राप्त हो चुका है। और एप्लीकेशन पे कितना था 2 रुपये का, तो 2 लाख का तो वहाँ बात हो चुकी है। अब रिमेनिंग राशि कितनी रहती है यहाँ पे 3 लाख रुपये रहती है, कितनी रहती है 3 लाख रुपये रहती है। तो एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 3 लाख हो जाएगी और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का कितने कितने का है ऊपर देख चुके हैं, 2 लाख रुपये इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का है इंक्लूडिंग प्रीमियम है। और कॉल्स इन एडवांस इसमें और आपका कॉल्स इन एडवांस कितना रह रहा है अभी 1 लाख रुपया रह रहा है, यानी 1 लाख रुपया अभी एडवांस में कंपनी को प्राप्त हो चुका है। जो 1 लाख का आगामी जो भी फर्स्ट कॉल है उसमें इसका समायोजन करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, तो बिंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू की एंट्री करेंगे तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल है। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉल की राशि कितनी है 2 रुपया है और जो शेयर्स कितने हैं 50,000 है, तो कितना रुपया आ जाएगा 1 लाख रुपया यहाँ पे ड्यू हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 लाख रुपया ड्यू हो जाएगा। अब इसका एक फर्स्ट कॉल का ड्यू हो जाएगा, अब इसका समायोजन करेंगे तो 1 लाख रुपये अपने पास यहाँ पे एडवांस से बच रहा है, जो समायोजन कर देंगे। तो कॉल्सिन पहले यहाँ पे सीआर हो रहा था, कौन कॉल्सिन एडवांस एक यहाँ पे लाइबिलिटीज थी कंपनी के लिए, तो उसको सीआर किया गया था। अब इसको डेबिट कर देंगे लाइबिलिटीज को समाप्त करने हेतु, तो कॉल्सिन एडवांस या समायोजन करने हेतु कॉल्सिन एडवांस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल हो जाएगा 1 लाख रुपये का यहाँ पे समायोजन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार समायोजन हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। अब आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल है, सेकंड कॉल कितने रुपये मांगा जा रहा है 2 रुपये मांगा जा रहा है, अंश कितने हैं 50,000 है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो राशि कितनी आ जाएगी 1 लाख रुपया आपका ड्यू हो जाएगा सेकंड एंड फाइनल कॉल का। ठीक है, तो एक तरीके से ये यहाँ पे आपकी एंट्री हो चुकी है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे कैशबुक बनाते हैं, कैशबुक किस प्रकार से बनाई गई है। कैशबुक के बारे में बात करें यहाँ पे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट किस प्रकार से आया है, तो कुल आवेदन कितने आए थे यहाँ पे 1,30,000, कितने आए थे 1,30,000 रुपया और 4 रुपये एप्लीकेशन पे था, तो 2,60,000 इंटू डबल कर देंगे इसका तो 5,20,000 रुपया, यानी शुरुआत में जो पैसा मिला था 5,20,000 रुपया प्राप्त हुआ था। फिर टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट है। अब इक्विटी एंड शेयर फाइनल कॉल अकाउंट के बारे में अभी बात करें तो क्योंकि 1 लाख रुपया मिलना था कंपनी को, कितना मिलना था 1 लाख रुपया मिलना था, लेकिन जो अंशदारी है यानी एक के पास 300 अंश थे एक के पास 200 अंश थे, तो टोटल अंश कितने हो गए 500 हो गए और 2 रुपये का उन्होंने भुगतान नहीं किया था, इस कारण से 1,000 रुपये का भुगतान इन अंशदारियों ने नहीं किया था। इस कारण से जो राशि की प्राप्ति होगी सेकंड फाइनल कॉल में कितनी हो जाएगी आपकी 5,99,000 रुपये, कितनी हो जाएगी 5,99,000 रुपये की यहाँ पे प्राप्ति हो जाएगी। फिर यहाँ पे ये तो आपका प्राप्ति साइड हो गई और ये पेमेंट साइड हो गया। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के बारे में बात करें तो 1,30,000 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 1,25,000
1,25,000 जो शेयर होल्डर थे, यानी शेयर होल्डर नहीं बोल सकते, उनके जिनसे राशि प्राप्त हुई थी उनको आगे मांग उनका समाधान कर लिया गया था। लेकिन 5,000 ऐसे अभ्यर्थी थे जिनको राशि पूर्णतः लौटा दी गई थी एप्लीकेशन की। तो कितनी राशि उनको रिटर्न कर दी गई थी? 20,000 रुपये की राशि उनको रिटर्न कर दी गई थी। इस कारण से 20,000 रुपये आ चुका है। और फिर 6×19 से -20 कर देंगे तो ये आपका बाई बैलेंस शीट यहाँ पे 5,99,000 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5,99,000 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ये कैश फ्लो तैयार हो चुका है। ठीक है, समझ में आ चुका होगा आपको? और नहीं आता तो आप कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट है अंशों के नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के निर्गमन है। अब ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसमें प्रश्न आ सकता है। अंशों के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के मतलब ये होता है कि कंपनी के अंतर्गत जो भी प्रमोटर होते हैं, इसके अलावा कोई वेंडर्स होता है या कोई टेक्निकल पर्सन होता है, वो कंपनी में काम करता है, तो उनको नगद नहीं दिया जाकर उनको जो उनका पारिश्रमिक बनता है, जो भी सैलरी बनती है, जो भी वेजेस बनता है, तो उनको उससे कंसिडरेशन के बदले में उनको अंश जारी कर दिए जाते हैं। इसी को ही नगद के अतिरिक्त अंशों का प्रतिफल कहा जाता है। तो अंशों को रोकड़ के अतिरिक्त संपत्ति के विक्रेता को क्रय प्रतिफल का भुगतान करने के लिए या कंपनी के प्रवर्तकों को उनकी सेवाओं के लिए या अभिगोपक, यानी जो अभिगोपक होता है, अभिगोपक को कमीशन के बदले निर्गमन किया जाता है। तो इसे अंशों का नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहा जाता है। अभिगोपक यानी जो एजेंट होता है एक तरीके से, तो इनको नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमन कहा जाता है। नेक्स्ट है कंपनी अधिनियम के अकॉर्डिंग नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित अंशों को चिट्ठी में प्रदत्त पूंजी, अब ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये ध्यान रखना आपको, यानी कंपनी एक्ट 2013 के अनुसार, यानी कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, यानी कि 2013 है, 2013 के अनुसार नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए निर्गमित अंशों को चिट्ठी में यानी जो बैलेंस शीट होती है उसका लायबिलिटी साइड में जो पेडअप कैपिटल शीर्षक होता है, पेडअप कैपिटल शीर्षक में स्पष्टता अलग से दिखाया जाता है। क्या दिखाया जाए? स्पष्टता इनको अलग से दिखाया जाता है ताकि पता लग सके कि अंशधारी श्रेणी का पता यहाँ पे आसानी से लग जाता है। इस कारण से इसको स्पष्ट से दिखाया जाता है। उपयुक्त दशाओं में निम्न प्रकार की प्रविष्टि होती है। तो उपयुक्त दशाओं में किस प्रकार से एंट्री होती है वो देखते हैं यहाँ पे। तो अंशों का नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के निर्गमन है। यहाँ पे ये जो सेम लाइन है पहले देख चुके हैं। अब यहाँ पे एंट्री के बाद बारे में बात करेंगे। तो विक्रेता से संपत्तियां प्राप्त करने पर, जो भी विक्रेता अगर उससे संपत्तियां कंपनी के रिगार्डिंग प्राप्त करेंगे या कंपनी को संपत्तियां बेचता है, उसके बदले में उसको शेयर जारी कर दिए जाते हैं कंपनी द्वारा। तो उस संबंध में क्या एंट्री होगी? तो रेस्पेक्टिव असेट्स अकाउंट डेबिट वेंडर्स अकाउंट, रेस्पेक्टिव जो भी असेट्स है, जैसे आपको जैसे कोई मशीनरी आ गई तो वो नाम आ जाएगा, वेंडर्स का यहाँ पे नाम आ जाएगा, जो राशि है क्रय मूल्य की राशि यहाँ पे आ जाएगी, यानी क्रय मूल्य की राशि आएगी यहाँ पे। नेक्स्ट विक्रेता को समूल्य पर अंशों का निर्गमन करते हैं। अगर जो भी विक्रेता है संपत्ति को, उसको अगर समूल्य पर निर्गमन करेंगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल आ जाएगा, समूल्य पर जो भी राशि आ जाएगी। अगर प्रीमियम पे करेंगे तो वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो वेंडर्स में क्रय मूल्य की राशि से आ जाएगा, आवंटित अंशों का अंकित मूल्य आ जाएगा और प्रीमियम की राशि यहाँ पे सीआर हो जाएगी। तो इस प्रकार से राशि आ जाएगी। अगर बट्टे पर निर्गमन करते हैं संपत्ति विक्रेता को, वेंडर्स अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम में से सीआर होता है, जबकि डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स एक तरह से लॉसेज कंपनी के लिए डेबिट कर देंगे। टू शेयर्स कैपिटल है तो क्रय मूल्य की डेबिट में क्रय मूल्य की राशि आ जाएगी, बट्टे की राशि यहाँ पे आ जाएगी और दोनों का टोटल यहाँ पे आ जाएगा। टू शेयर कैपिटल में आवंटित अंशों का अंकित मूल्य से यहाँ पे राशि आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से एंट्री हो जाएगी। फिर नेक्स्ट एंट्री है प्रवर्तकों पारिश्रमिक के बदले निर्गमन। जो कंपनी के प्रमोटर होते हैं, प्रवर्तक होते हैं, जो पारिश्रमिक के बदले उनको अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाएगा, तो उसमें एंट्री होगी आपकी प्रीमिलरी एक्सपेंसेज या गुडविल अकाउंट, यानी इसको प्रीमिलरी एक्सपेंसेज भी कर सकते हैं, इसके अलावा आप इसको गुडविल भी बोल सकते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल क्या हो जाएगी? शेयर कैपिटल, यानी शेयर इशूड टू प्रमोटर्स है, जो भी अंशों का अंकित मूल्य है, जितने रुपए का शेयर जारी किए गए हैं वो यहाँ पे राशि आ जाएगी। नेक्स्ट अभिगोपन कमीशन के बदले, यानी अंडर राइटिंग कमीशन के बदले अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, तो उस संबंध में एंट्री होगी आपकी अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जो भी राशि है, यानी शेयर इशूड अंडर राइटर्स फॉर कमीशन, जो राशि है, जो भी अभिगोपन कमीशन के बदले जो राशि के बदले उनको शेयर जिस मूल्य के जारी किए गए हैं वो राशि यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें प्रश्न आने की पूरी पॉसिबिलिटी है, तो इसको अच्छी तरह से देखें। यानी अधिकार अंशों का निर्गमन किस प्रकार से किया जाता है, यानी जैसा कि नाम से प्रतीत हो रहा है, अधिकार अंशों का मतलब यह होता है जो कंपनी इन फ्यूचर में जो अंश जारी करती है, तो सर्वप्रथम जो कंपनी के पुराने शेयर होल्डर होते हैं तो उन्हीं को ही मोस्टली इन पर राइट्स होता है, ऐसे अंशों को अधिकार अंश कहा जाता है। तो इश्यू ऑफ राइट शेयर्स है। तो कंपनी अधिनियम के अनुसार यदि कोई सार्वजनिक कंपनी, यानी यहाँ पे पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में बात हो रही है, ना कि प्राइवेट कंपनी, तो सार्वजनिक कंपनी अपनी स्थापना के
एस्टेब्लिशमेंट के इनकॉर्पोरेशन के ध्यान रखना है, यानी स्थापना के 2 वर्ष, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है इस डेट को। तो स्थापना के 2 वर्ष पश्चात अथवा प्रथम आवंटन के, यानी प्रथम आवंटन के 1 वर्ष पश्चात जो भी पहले हो, यानी विच एवर इज अर्लियर, नए अंशों का निर्गमन करती है, तो इन्हें खरीदने का प्रथम अधिकार किसको होता है? जो सामान्य पुराने अंशधारी होते हैं, ओल्ड शेयर होल्डर्स होते हैं, सामान्यतः इनको अधिकार मिलता है। तो ऐसे अंशों को राइट शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, ये अधिकार हक सपा, यानी जो ये राइट्स होता है, एक तरीके से बात करें तो इसको हक सपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी इसको हक सपा यानी राइट ऑफ प्रीएम्पशन क्या कहा जाता है? राइट ऑफ प्रीएम्पशन हिंदी में बात करें हक सपा कहा जाता है, और इंग्लिश में बात करें तो राइट ऑफ प्रीएम्पशन कहलाता है। इसके अधीन मिलने वाले अंश अधिकार अंश कहलाते हैं। नेक्स्ट है, इस निर्गमन का नोटिस 15 दिन, यानी जो ये निर्गमन जारी किया जाता है, तो इस निर्गमन का नोटिस 15 दिन से कम का नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 15 डेज इसमें होनी चाहिए। सार्वजनिक कंपनियां भी साधारण सभा में, जो सार्वजनिक कंपनियां होती है, साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव, यानी किसमें? जनरल मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पारित करा के उपयुक्त नियम से मुक्ति ले सकती है। अधिकार अंशों के निर्गमन पर कंपनी की पुस्तकों में पुष्टि की पूर्व की बात की जाती है, यानी अधिकार अंशों का निर्गमन किया जाएगा। जो एंट्री अभी जस्ट देख चुके हैं, सम मूल्य पर, प्रीमियम पर, डिस्काउंट पर किस प्रकार से की जाती है, उस सेम एंट्रीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। ठीक है, तो इस टॉपिक का, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है आज का स्वेट इक्विटी। अब फिर नेक्स्ट आपका स्वेट इक्विटी अंशों का निगमन किस प्रकार से किया जाता है, किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे? स्वेट इक्विटी अंशों का किस प्रकार से निगमन किया जाता है। जो इश्यू ऑफ स्वेट इक्विटी शेयर्स है, तो स्वेट, पहले इसका मीनिंग देखते हैं। तो स्वेट इक्विटी अंशों से तात्पर्य क्या होता है? उन समता अंशों से, किससे? उन इक्विटी शेयर से हैं जो किसी कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों या संचालकों को बट्टे पर या नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए जाते हैं। किसके लिए होते हैं? इसका मतलब यानी समता अंशों से हैं जो कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों, यानी जो कंपनी के जो कर्मचारी है, यानी वर्कर्स है या जो डायरेक्टर्स है, को बट्टे पर या नगद के अतिरिक्त, यानी ना तो बट्टा होता है ना ही नगद होता है, के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल के लिए जारी किए गए हैं, उसी को एक तरीके से स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, नगद के अतिरिक्त अन्य प्रतिफल से तात्पर्य के बारे में बात करें क्या होता है? तो यहाँ तकनीकी जानकारी, नो हाउ देने, यानी कंपनी को किसी प्रकार से तकनीकी जानकारी देने, या बौद्धिक संपदा अधिकारों, यानी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, उनकी प्रकृति के अधिकार या उपलब्ध कराने या उपयोगिता वर्दी वैल्यू एडिशन करने के लिए जो भी राइट्स लाइसेंस दिए जाते हैं, इस प्रकार से जो उनको शेयर दिए जाते हैं, उनको स्वेट इक्विटी शेयर्स कहा जाता है। इन अंशों का निर्गमन साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पारित करके किया जा सकता है। अब ये विषय ध्यान रखना है, जो अंश होते हैं कौन? स्वेट इक्विटी शेयर्स होते हैं। तो इन अंशों का निर्गमन साधारण सभा में, किसमें? जनरल मीटिंग में विशेष प्रस्ताव, ये विशेष ध्यान रखना है, यानी साधारण प्रस्ताव नहीं चलेगा यहाँ पे, साधारण सभा में विशेष प्रस्ताव पास किया जाएगा। स्पेशल रेजोल्यूशन यहाँ पे पास करने पर ही इस प्रकार के शेयर कंपनी जारी कर सकती है। कौन से? स्वेट इक्विटी अंशों को जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, ये अंश व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने के कम से कम, अब कब जारी किए जा सकते हैं, ये भी विशेष ध्यान रखना आपको। यानी ये अंश व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र, यानी जो भी व्यापार, जैसे कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, फिर व्यापार आरंभ करने का प्रमाण पत्र प्राप्त होने के हो जाता है, तो व्यापार प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र मिलने के कम से कम 1 वर्ष के पश्चात, कम से कम कितना, यानी आफ्टर 1 ईयर, यानी कम से कम 1 वर्ष पश्चात पहले से निर्गमित श्रेणी के अंशों में ही जारी किए जाएंगे। यानी इस प्रकार से पहले से ही, अगर ऑलरेडी कंपनी ने इस प्रकार की कैटेगरीज के अंतर्गत अगर कोई शेयर जारी कर रखा है, तो ही इनको इश्यू किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं किया जा सकता। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, आपका ये कंपनी अकाउंट्स की क्लास नंबर 4 कंप्लीट कर चुके हैं, यानी पार्ट डी आपका कंप्लीट हो चुका है। तो ऑलरेडी आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट आपकी जो 5वें नंबर की क्लास आएगी, उसमें से आपका नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।